So our next topic is scheduling queue. So as far as scheduling queue is concerned, there are number of queues in a system. Like मैं एक एक क्यू को सबको बताते चलता हूँ। भाई आपका जब बैकअप पे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं तो वहां पर भी तो प्रोसेसेस आपका किसी न किसी क्यू में पड़े होंगे, है ना। तो होता क्या है, as process enters the system they are put in job queue which consist of all processes in the system. यानी आपकी जो जॉब क्यू होती है ये कहाँ होगी, मेमोरी में होगी या सेकेंडरी में होगी क्लास। I hope I'm audible to everyone. In memory, sir. कहाँ पर? In memory. देखो इसकी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो। As process enter the system, they are put in job queue, which consist of all processes in the system. Which consist of all processes. चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो आपका बैकअप है, ये आपकी मेन मेमोरी है ना। अगर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग वाला क्लास याद हो तो हमने बताया था बैकअप पे आपका एक जॉब पूल होता है, जॉब पूल, जहां पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े रहते हैं। यहां से हम निकाल करके बैकअप पे यहां से निकाल करके सिलेक्टेड को यहां पर लेके आते हैं। अब अगर हमारी जॉब क्यू में सारे प्रोसेसेस पड़े होंगे तो वो तो फिर यहां होना चाहिए ना कहीं, which consist of all processes in the system. अब सिस्टम के जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं अगर वो सारे के सारे जॉब क्यू में पड़े हैं तो फिर वो मेमोरी में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेमोरी में तो आप यहाँ के सिलेक्टेड प्रोसेस लेके जाते हैं ना, उसमें सारे के सारे सिस्टम के प्रोसेस तो नहीं होते हैं। Sintu, I hope I'm clear. Yes, sir. I'm getting your point. Yeah. Okay. So as process enter the system, they are put in a job queue which consist of all processes in the system. तो एक मेरी पहली क्यू कौन सी हो गई, जॉब क्यू, जो हमारी कहाँ होगी, बैकअप पे होगी। Now next one, the processes that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called the ready queue. Now Sintu, your answer. ये मेरी मेन मेमोरी है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस सेलेक्टेड प्रोसेसेस पड़े हैं। यहाँ पर जो क्यू होगी जिसमें ये सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द रेडी क्यू। और ये रेडी क्यू मेरी कहाँ होगी, मेन मेमोरी में होगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Now the next one is the list of processes waiting for a particular IO device is called a device queue. इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक प्रिंटर है, अब प्रिंटर को मान लो 5 प्रोसेसेस चाहिए, तो अब उन 5 प्रोसेसेस में से किसको मिलेगा, तो आपको पता होगा प्रिंटर पे भी स्पूलिंग होती है। तो होगा क्या, प्रिंटर डिवाइस के लिए भी एक डिवाइस क्यू होगी। मान लो इसमें प्रोसेस P1 आ गया, P2 आ गया एंड सो ऑन, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ गए। तो जिन जिन प्रोसेसेस को इस पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट पर्टिकुलर प्रोसेसेस विल वेट इनटू द रिस्पेक्टिव क्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो जो इस प्रिंटर की जो रिसोर्स की क्यू होगी उसको हम बोलते हैं डिवाइस क्यू। उस डिवाइस क्यू में वो सारे प्रोसेसेस वेट करेंगे जो इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहे होंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी का? ओके, दिस वन इज क्यूबिंग डायग्राम। जो हमारे नंबर ऑफ क्यूज हैं उनका एक डायग्राम हो रहा है कि प्रोसेस हमारा क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भाई सीपीयू अलोकेट कहां से होता है, जो प्रोसेस रेडी क्यू में पड़े होते हैं वहां से सीपीयू अलोकेट होता है। तो ये सपोज सबसे टॉप पे हमारी रेडी क्यू है, ठीक है। अब
रेडी क्यू में प्रोसेस पड़े, यहां से सीपीयू एलोकेट हुआ। एक पॉसिबिलिटी क्या है, पूरा पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाए और यहीं से एग्जिट कर जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है, रेडी क्यू में प्रोसेस एंटर किया, रेडी क्यू में गया, सीपीयू मिल गया उसको, सीपीयू ने एलोकेशन स्टार्ट किया, पूरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोसेस एग्जिट। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सीपीयू मिला था, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा था, उस प्रोसेस को किसी आईओ की रिक्वेस्ट आ गई, जैसे ही आईओ की रिक्वेस्ट आएगी वो प्रोसेस उस आईओ वाली क्यू में चला जाएगा। ये मान लो क्यू है हमारी, जितने भी रेक्टेंगल्स बने हैं समझ लो हमारे वो क्यू टाइप में है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आईओ की रिक्वेस्ट में जैसे जाएगा, अब वो उस क्यू में वेट कर रहा है, जब वो आईओ कंप्लीट हो जाएगी, जब वो आईओ उसको मिल जाएगी तो अगेन वो चला जाएगा रेडी क्यू में, फिर वहां से सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी ये साइकिल चलेगी हमारी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम था, टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या बताया गया था कि हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम दिया गया था, तो जैसे ही टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, यानी टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, अगेन उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, जब अगली बार उसका टाइम क्वांटम का नंबर आएगा तब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. It's clear. ओके नो सर। ओके ओके। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब देखो एक ये नया वर्ड आया, फोर्क। फोर्क बेसिकली एक सिस्टम कॉल होती है, अभी इसके जस्ट बाद में आपको वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने इसका एक न्यूमेरिकल भी कराना है, इसीलिए मैंने आपको आज एक्स्ट्रा 1 घंटे लिए हैं। फोर्क इज अ सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और वो प्रोसेस को अपना चाइल्ड क्रिएट करना पड़ा। अब देखो चाइल्ड क्रिएट करने की प्रॉब्लम, टास्क मतलब चाइल्ड क्रिएट क्यों करना पड़ता है, मान लो जैसे मेरे मेरे 2 हाथ हैं, मैं अपने दोनों हाथ से मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, अब मेरे पास कोई नई टास्क आ गई, तो अब उस नई टास्क को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं। जैसे चाइल्ड क्रिएट करते हैं, एक तो तरीका है चाइल्ड क्रिएट कर लें, या एक तरीका ये होता है थ्रेड क्रिएट कर लें, कि अगर वहां पे मेरे पास 2 हाथ है, मैं अपना तीसरा हाथ निकाल दूं तो तीसरा हाथ मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये थ्रेड में होता है। चाइल्ड में क्या होता है कि पेरेंट अगर जो काम कर रहा है उसी पेरेंट की एक क्लोन कॉपी एक और एग्जिस्ट करने लगेगी, वो क्या करेगी, वो चाइल्ड की तरह काम करेगी और उसको जो टास्क असाइन करना है वो टास्क कंप्लीट करता रहेगा। तो प्रोसेस मेरा जैसे एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे ही फोर्क के चाइल्ड, ये फोर्क सिस्टम कॉल को एक चाइल्ड क्रिएट किया, और जैसे ही चाइल्ड क्रिएट होगा, अब जब तक चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोसेस अपना चाइल्ड क्रिएट करता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोसेस जो पेरेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाए और चाइल्ड बाद में हो। पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होगा, उसके बाद पेरेंट एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट करेगा। तो इस केस में जैसे ही चाइल्ड क्रिएट हुआ, नाउ चाइल्ड एग्जीक्यूट फर्स्ट, चाइल्ड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर प्रोसेस जाएगा, प्रोसेस मतलब पेरेंट प्रोसेस जाएगा रेडी क्यू में, फिर से सीपीयू का एलोकेशन स्टार्ट होगा। एक लास्ट केस और बन सकता है, वेट फॉर एन इंटरप्ट, कि भाई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, इमीडिएटली कोई इंटरप्ट अकर कर गया। इंटरप्ट आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या होता है, कोई फेलियर होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या होगा, लाइक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, जैसे ही हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब जब तक इंटरप्ट अकर करेगा, इंटरप्ट जो अकर हुआ है, जब वो प्रोसेस जिसकी वजह से इंटरप्ट अकर हुआ है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देन अगेन दैट प्रोसेस विल गो फॉर द एलोकेशन ऑफ सीपीयू अगेन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जिनके थ्रू सीपीयू का एग्जीक्यूशन पार्सली स्टॉप हो सकता है, मतलब बीच में इंटरप्ट हो सकता है। एंड एक तो ये हो गया आईओ रिक्वेस्ट हो गया, टाइम फ्लैश का हो गया, एक चाइल्ड क्रिएट हो गया, या कोई इंटरप्ट कर गया। तो उन केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये हमारा क्यूबिंग डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। पूछो भाई जिसके जो डाउट्स हो। ओके, ये इसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, तो मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा आपके गूगल क्लास में, आप पढ़ लोगे या मैं इसको एक एक लाइन पढ़ूं फिर यहाँ से पढ़ क्लास? लेंगे सर। ओके ओके, No, sir. थैंक यू। ओके ओके।
नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, फिर से बताते हैं। जिस दिन हमने आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ाया था, ये पढ़ाया था हमने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग के टाइम पे। हमने उस समय ये कहा था कि अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि मूवमेंट ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हमने ये कहा था, जबकि हमने ये भी कहा था कि ये डेफिनेशन गलत है। आज वो टाइम आ गया है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन बताई जाए, करेक्ट डेफिनेशन बताई जाए। देखो, मान लो मेरे पास दो प्रोसेस है P0 और P1, ठीक है। शेड्यूलर ने, अब भाई दो प्रोसेस है तो सीपीयू किसी एक को मिलेगा, P0 को मिलेगा या तो P1 को मिलेगा। अब किसको मिलेगा ये डिसीजन कौन लेगा? शेड्यूलर लेगा। जो आपका जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को सीपीयू पहले मिलेगा। हमने जो डायग्राम बनाया, हमने डायग्राम में P0 से स्टार्ट किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सीपीयू शेड्यूलर ने सेलेक्ट किया कि प्रोसेस P0 को सीपीयू पहले मिल रहा है। अब देखो, प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहां तक एग्जीक्यूट हुआ। ध्यान देना जरा, प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और यहां तक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। अब जैसे यहां तक पहुंचा, कोई इंटरप्ट अकर कर गया। अब जैसे ही इंटरप्ट अकर करेगा, अभी आपने क्यूइंग डायग्राम में देखा था, जब तक वो इंटरप्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन तो कंटिन्यू रहेगा नहीं। और अगर इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं रहेगा तो यानी मेरा सीपीयू क्या हो जाएगा? सीपीयू मेरा आइडियल हो जाएगा। और जैसे सीपीयू आइडियल होगा तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है, वो आपका कॉन्सेप्ट फेल होने लगेगा। यानी हमें अब सीपीयू को क्या करना होगा? किसी दूसरे प्रोसेस पे लगाना होगा ताकि सीपीयू मेरा काम करता रहे। इस प्रोसेस में इंटरप्ट जरूर आया है, लेकिन जो दूसरे प्रोसेसेस हैं उन पे सीपीयू मेरा अपना काम एग्जीक्यूशन करता रहे, है ना। अब देखो, जब स्विच कराते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। सी, यहां से स्विच कराना है, ये मेरा प्रोसेस P1 था, है ना। जब यहां से स्विच करेगा तो स्विच करने से पहले भाई प्रोसेस P0 ने इतना एग्जीक्यूट कर लिया है ना, तो अब इतना जो इसने एग्जीक्यूट कर लिया है, इसकी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा कि भाई मैंने प्रीवियस में कितना काम कर लिया था। अब इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा कहां पर? अभी हमने पढ़ाया हर एक प्रोसेस का एक रिपोजिटरी की तरह काम करने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? पीसीबी, है ना। तो जैसे प्रोसेस P0 है तो इसका पीसीबी क्या होगा? PCB0 हो गया। तो यहाँ की इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सेव स्टेट्स इनटू PCB0। हमने पीसीबी में जो पढ़ा था, जितने इंफॉर्मेशन, जितने पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उन सारे पॉइंट्स की जो वैल्यूज होंगी वो PCB0 में स्टोर हो जाएंगे। क्लियर क्लास? क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। नाउ इसके बाद अब उसको जाना कहां पर है? क्योंकि हमने एग्जांपल दो ही प्रोसेस का लिया है, इट माइट बी पॉसिबल देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो जरूरी नहीं कि P0 से P1 पे जाए, किसी पे भी जा सकता है। बट इन आवर केस देयर आर ओनली टू प्रोसेसेस, सो सीपीयू हैज द ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम P0 टू P1 ओनली, है ना। तो P0 से कहां? P1 पे जाएगा। तो अब जब P1 पे जाएगा तो P1 के बारे में, भाई जिसको वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना। प्रोसेस P1 की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो उसके पास होनी चाहिए, तभी तो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी कहां से? यानी जो P1 का डेटाबेस होगा, जो P1 का रिपोजिटरी होगा, वहां से उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। यानी ये जो PCB1 है, PCB1 में प्रोसेस P1 की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे? PCB1 से इंफॉर्मेशन को फैच कर लेंगे। यहां पर हमने सेव किया था, तो जिसपे मूव करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को रीलोड कर लेंगे या फैच कर लेंगे, ठीक है। तो देखो लिखा है रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1। तो अब जैसे PCB1 इंफॉर्मेशन को रीलोड कर लेंगे, नाउ CPU विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस P1। वन मोर थिंग, यहां पर उसने स्विच किया था, यहां से उसने प्रोसेस P1 पे स्टार्ट किया,
बीच का जो टाइम था दिस वन, ये मेरा आइडियल टाइम रहेगा। हम इसको चाह के भी हटा नहीं सकते हैं, बट इस टाइम की वैल्यू इतनी कम होती है कि वी कैन से कि ये टेंस टेंस टू जीरो तो नहीं बोलेंगे, बट ये है कि इसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट स्टिल स्विच करने में टाइम लगता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो टाइम है, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो इसकी जो वैल्यू है, ये मेरा कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम होगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम दे रखा होता है कि 2 सेकंड, 3 नैनो सेकंड या 2 माइक्रो सेकंड इतना टाइम लग रहा है। तो वहां पर फिर हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें उस टाइम को कंसिडर करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में टाइम क्वांटम कॉन्टेक्ट स्विचिंग का टाइम नहीं दे रखा है तो फिर हम जो है इसको जीरो मान करके कंसीडर कर लेते हैं कि भाई स्विचिंग का टाइम जीरो है। बट इन रियलिटी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्विचिंग में टाइम जरूर लगता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम से भी क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, सो P0 से मूव करके P1 पे आ गया है ना। नाउ सिमिलरली अब P1 का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो रहा था, अब मान लो यहां पर कोई इंटरप्ट आ जाए या कोई आईओ की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो फिर क्या होगा, जो प्रोसेस यहां पर पूरा हुआ था सेम प्रोसेस विल बी अप्लाई हियर आल्सो। जिससे मूव करने जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को उसके PCB1 में करंट में ला करके सेव कर लेगा इसके PCB1 में। जिस पे मूव करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को रीलोड कर लेगा। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 से मूव करेगा तो सेव स्टेट्स इनटू PCB1, P0 पे मूव करने जा रहा है, रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB0। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को जब यहाँ पर स्विच किया था, अगर हम यहाँ पर इसको PCB0 में सेव ना करते तो क्या लॉस होता हमारा? भाई जब दोबारा P0 पे आया है तो हाउ we can know that process P0 will start their execution from here only। मान लो ये पूरा प्रोसेस P1 का था, पूरा चार्ट स्टार्टिंग में उसने इतना एग्जीक्यूट कर लिया था। अगर हम इतने की इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर करके ना रखें तो जब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इस पे मूव करेंगे तो हम ये कैसे अश्योर होंगे कि हमें इसके एग्जीक्यूशन को यहां से कंटिन्यू करना है या स्टार्टिंग से कंटिन्यू करना है। तो इट्स बेटर कि हमने स्टार्टिंग का जितना एग्जीक्यूट कर रखा था उसको कहीं ना कहीं सेव कर लें, तभी तो हम जान पाएंगे हमने पहले इतना कर रखा था, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। अदरवाइज ईच एंड एवरी टाइम हमें स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना पड़ता और वो क्या होता, वेस्ट ऑफ टाइम होता, बिकॉज हर बार हम इतना कर चुके फिर दोबारा करने जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट से स्विच करना होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख ली जाती है। नो, ये तो हो गया डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब इसके स्टेटमेंट्स पे आ जाओ, थ्योरी क्या कहती है इसकी। देखो, स्विचिंग द सीपीयू इस जब एक प्रोसेस से दूसरे पे स्विच करता है, स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स परफॉर्मिंग अ स्टेट सेव ऑफ अ करंट प्रोसेस। जिस प्रोसेस से मूव करने जा रहे हैं उसकी स्टेट्स को सेव करना है, एंड स्टेट रीस्टोर ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस। जिस पे मूव करने जा रहे हैं उसकी स्टेट को रीस्टोर करना है, जिससे मूव करने जा रहे हैं उसको सेव करना है, ठीक है। दिस टास्क इज नोन एज कॉन्टेक्ट स्विच। व्हेन अ कॉन्टेक्ट स्विच अकर्स, the kernel saves the context of the old process and its and ये एंड होगा in its PCB and loads the save content of the new process scheduled to run। मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी कभी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो कर्नेल क्या करता है, जिस प्रोसेस से स्विच कर रहा होता है उसके कंटेंट्स को उसके पीसीबी में सेव कर देता है, और जिस पे स्विच करना होता है उसके कंटेंट्स को उसके पीसीबी से फेच कर लेता है या रिस्टोर कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कोई डाउट? क्लास एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। ओके। और बेसिकली आपने देखा, ये भी देखा
कि जिस समय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, ये हमारा जो एरिया था, ये जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में कोई यूजफुल काम नहीं होता है। ये तो हमारा वेस्ट भाई, इतने टाइम तो सीपीयू आइडियली रहता है ना, जितने टाइम पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, तो ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है। वही नीचे नोट में लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज प्योरली ओवरहेड बिकॉज द सिस्टम डजंट डू एनी यूजफुल वर्क। ठीक है, जितने टाइम पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चल रही होती है उस टाइम पे कोई यूजफुल काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरहेड इंक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा उतना ज्यादा ओवरहेड आएगा। So this is all about the context switching. Our next topic is operations on processes. So basically there are two types of process operations on a process. First one is process creation and another one is process termination. एक में हम जो दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक में हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं और दूसरे में हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। तो प्रोसेस क्रिएट जब भी होता है, तो प्रोसेस क्रिएट करने का तो हमारा एक सिस्टम कॉल होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। फोर्क सिस्टम कॉल होती है जिसके थ्रू हम जो है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। और जब भी देखो प्रोसेस क्रिएट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, अगर किसी को क्रिएट किया जा रहा है तो भाई अगर हमने किसी को क्रिएट किया है तो हमें उसको जो बेसिक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो तो हमें एलोकेट करनी पड़ेगी ना। लाइक पेरेंट्स के क्या करते हैं भाई, उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों क्या करते हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हर पेरेंट्स सब कुछ करते हैं, लेकिन मतलब बहुत लोग सब कुछ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो एक जो नॉर्मल मतलब जो एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि हर एक पेरेंट्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो करेगा ना भाई, कपड़ा और खाना तो देगा ही देगा। तो वही काम जैसे इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी कभी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद उसको जो बेसिक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन रिसोर्सेज को उन्हें एलोकेट करता है। लाइक मेमोरी एलोकेट करेगा या सर्टेन रिसोर्सेज जिससे उसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो पाए, उन रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, है ना। तो बेसिकली प्रोसेस क्रिएशन में होता क्या है, इट इज अ टास्क ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोसेसेस। और नए प्रोसेस क्रिएट करने के नंबर ऑफ तरीके हैं, हम थ्रेड से भी काम कर सकते हैं, या अगर हम इसमें लाइनेक्स में अगर हम बात करें तो फोर्क सिस्टम कॉल होती है जिसके थ्रू हम नए प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट न्यू प्रोसेसेस। A new process can be created at the time of initialization of operating system or when system calls such as fork are initiated by other process. So my point is there are number of ways to create a new process. हमारा यहाँ पर जो कंसर्न होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो हम सिस्टम कॉल के थ्रू नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम के इनिशियलाइजेशन के टाइम पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। द प्रोसेस व्हिच क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस यूजिंग सिस्टम कॉल इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस फोर्क सिस्टम कॉल को कॉल करता है, या ये के लोग प्रोसेस रन कर रहा है, उसने अगर अपना कोई नया प्रोसेस क्रिएट किया तो जो क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस, और जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड प्रोसेस। सो द प्रोसेस व्हिच क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस यूजिंग सिस्टम कॉल्स इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस, व्हाइल द न्यू प्रोसेस दैट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोसेस। क्लियर? नाउ अब यहां पर जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया तो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, टू पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जीक्यूशन में एग्जिस्ट। फर्स्ट वन इज पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विद चिल्ड्रन। एक तो तरीका ये हो गया पेरेंट भी एग्जीक्यूट कर रहा है, चाइल्ड भी एग्जीक्यूट कर रहा है ना, दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि पेरेंट वेट कर ले और चाइल्ड पहले कंप्लीट करके टर्मिनेट कर जाए, कि पेरेंट रुका हुआ है वेट कर ले। भाई कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब जिसको हम पेरेंट प्रोसेस बोल रहे हैं, अगर उसने चाइल्ड को क्रिएट किया है तो चाइल्ड को क्रिएट करने का कोई ना कोई रीजन होगा।
मीन्स उसको कोई ना कोई टास्क उससे फुलफिल करानी होगी। तो या तो ये तरीका है कि भाई चाइल्ड और पेरेंट दोनों साथ में एग्जीक्यूट करते रहे और टास्क को फुलफिल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि पेरेंट ने जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए चाइल्ड को क्रिएट किया है, पेरेंट पहले वेट कर ले, उस टास्क को कंप्लीट हो जाने दे, यानी चाइल्ड की एक्टिविटी को कंप्लीट हो जाने दे, और जब चाइल्ड अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर ले उसके बाद फिर पेरेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं प्रोसेस क्रिएशन में। एक में पैरेलल में चाइल्ड और पेरेंट दोनों एग्जीक्यूट करेंगे, और दूसरे में चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट करेगा, पेरेंट बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस टर्मिनेशन, जो दूसरा ऑपरेशन है प्रोसेस टर्मिनेशन। तो बेसिकली प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब यही होता है कि प्रोसेस को टर्मिनेट क्यों करते हैं भाई, जो उसका एग्जीक्यूशन है, जिस काम के लिए उसको क्रिएट किया गया था वो काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है ना। प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिश एग्जीक्यूटिंग इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट by using the exit system call। जो प्रोसेस क्रिएट किया गया था, जब वो अपने फाइनल स्टेटमेंट को, फाइनल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा भैया मुझे डिलीट कर दो। और उसके लिए बोलने का तरीका क्या है, एक एग्जिट सिस्टम कॉल होती है जिसके थ्रू बताया जाएगा कि हाँ इस प्रोसेस का जो टास्क थी वो कंप्लीट हो गई है, नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कैन बी डिलीटेड। अब डिलीट करने में भी कई सारे सिनेरियोज बनते हैं भाई। अगर चाइल्ड और पेरेंट दोनों हैं, तो अब अगर आप मान लो पेरेंट को पहले डिलीट कर दो, चाइल्ड चलता रहे, तो फिर तो चाइल्ड तो अनाथ हो जाएगा ना। एक पेरेंट ने अपना चाइल्ड क्रिएट किया, और अगर आपने चाइल्ड को पहले टर्मिनेट कर दिया, सॉरी पेरेंट को पहले टर्मिनेट कर दिया, चाइल्ड को बाद में करोगे, तब तो चाइल्ड अनाथ हो जाएगा। सेम पैटर्न यहां पर रहेगा। अब पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। भाई एक जो पेरेंट है उसके नंबर ऑफ प्रोसेस, अपने नंबर ऑफ चाइल्ड्स क्रिएट कर सकता है। अब उनमें से किसी भी चाइल्ड का एग्जीक्यूशन वो टर्मिनेट कर सकता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहला क्या है, चाइल्ड हैज एक्सीडेड इट्स यूज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेस। चाइल्ड को जो क्रिएट किया गया था उसको जो जो रिसोर्सेस एक्सेस करनी थी उनका ऑलरेडी वो एक्सीडेड क्वांटिटी में रिसोर्सेस का यूज कर चुका है। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। सेकेंड, द टास्क असाइंड टू द चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जिस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए चाइल्ड को क्रिएट किया गया था, अब जब वो टास्क ही नहीं बची है तो फिर चाइल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है ना। अब यहाँ पर मतलब सेंटिमेंट नहीं लेने हैं, एक्चुअल पेरेंट चाइल्ड की बात नहीं कर, मैं प्रोसेस के टर्म से बात कर रहा हूँ कि पेरेंट खुद ही अपने चाइल्ड को किल किया दे रहा है, ऐसा वो मतलब वो सेंटिमेंट्स नहीं लाने हैं। मैं जस्ट रिलेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पेरेंट इज एग्जिटिंग and the operating system doesn't allow a child to continue of its parent continue of if its parents terminate। जो थर्ड सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो ये कह रहा है कि पेरेंट टर्मिनेट करना चाहता है, और अगर जैसे पेरेंट टर्मिनेट करेगा सब्सिक्वेंटली उससे एसोसिएटेड जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स होंगे दे विल बी डिलीटेड या टर्मिनेटेड बाय डिफॉल्ट, because operating system never allows any child to start execution without their parents। अगर पेरेंट उसका एग्जिट कर चुका है तो सब्सिक्वेंटली जितने भी चाइल्ड्स हैं सारे के सारे टर्मिनेट होने पड़ेंगे। so these are the three scenarios where प्रोसेस और चाइल्ड्स में किसको पहले डिलीट होना है उनके सिनेरियो पे हमारा डिस्कशन होता है। एक थोड़ा सा एक नोट ये है, सम सिस्टम्स डजंट अलाउ अ चाइल्ड टू एग्जिस्ट इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड इन सच सिस्टम्स। मतलब सिंपल से इसका यही है कि अगर मान लो एक पेरेंट है, उसके 10 चाइल्ड हैं, 10 प्रोसेस उसने क्रिएट कर रखे हैं, जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट होगा 10 के 10 चाइल्ड ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं कास्केडिंग टर्मिनेशन। एक के टर्मिनेट होने से नंबर ऑफ प्रोसेसेस टर्मिनेट होगा। Some systems doesn't allow a child to exist if its parent has terminated. In such systems, if a process
terminates either normally or abnormally, then all its children must also be terminated, and the phenomenon is referred as cascading termination. तो अगर cascading termination आपसे कोई पूछे तो सिंपल ये है कि जैसे ही एक पेरेंट टर्मिनेट करेगा तो पेरेंट के टर्मिनेट होते ही उससे रिलेटेड जितने भी चाइल्ड्स हैं they all will be terminated by default. And since there are number of terminations in a series, that's why this is called the cascading terminations. Any doubts, class? Class, any doubt? No, sir. Okay. तो एक ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स CSC विल प्रिंट, और इसमें ये फोर्क लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले सिस्टम कॉल क्या होते हैं और फोर्क की एक्चुअल वर्किंग क्या है, उसके बाद फिर हम इसको जो है यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई होप ये विजुअल है ना इस सिस्टम कॉल वाला स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो Yes, sir. बेसिकली क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 3 + 2 = 5 करना है ना। तो आपने देखा होगा, क्लास एक सेकंड होल्ड करना है, इंटरप्ट आ गया है। ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू। कि मैंने एक एग्जांपल ये लिया था कि अगर मान लो 3 + 2 = 5 करना है आपको, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस सब्जेक्ट्स में कि आपका जो सिस्टम होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, यूजर मोड और कर्नेल मोड, दो मोड्स में काम करता है ना। यूजर मोड में क्या होता है, जो आपके यूजर्स हैं वो अपने नॉर्मल, जैसे आपको कोड करना है, आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, API पे काम करना है, वो आपके सारे के सारे यूजर मोड में काम होता है। कर्नेल मोड में क्या होता है, ऑल द वर्क रिलेटेड टू सिस्टम से, अगर आपको मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग में या मतलब सिस्टम से रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी में कुछ करना है, तो वो सारे आपके कर्नेल मोड में काम किया जाता है। तो बेसिकली दो मोड्स होते हैं ऑपरेशंस के, एक होता है यूजर मोड, एक होता है कर्नेल मोड। तो अगर मेरा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि मुझे 3 + 2 = 5 करना है, तो यूजर मोड में क्या होगा, 3 + 2, यूजर ने क्या किया, 3 को एंटर किया, 2 को एंटर किया, 3 to 5 हो गया। अब इस 5 को हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएं। अब स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए मुझे जो मेरी आउटपुट डिवाइस है, उस डिवाइस को एक्सेस करना पड़ेगा। क्लास थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मुझे 5 को डिस्प्ले कराने के लिए जो मेरी आउटपुट डिवाइस है, उस मुझे आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना पड़ेगा। और क्या डिवाइस का एक्सेस यूजर के हाथ में होता है? एनीवन? क्या डिवाइस जो आपके सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, क्या डिवाइस का एक्सेस, डिवाइस का मैनेजमेंट नॉर्मल यूजर के पास होता है? No, sir. क्योंकि आपने फर्स्ट डे ही पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजर। जितनी भी डिवाइसेस होती है, रिसोर्सेस होती है, उनको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी अगर हमें अब 3 + 2 = 5 में 5 को डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे इस यूजर मोड से कर्नेल मोड में जाना पड़ेगा, है ना। जब कर्नेल मोड में जाएंगे, कर्नेल क्या करेगा, वो मेरे जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस करने के राइट्स हमको देगा, और फिर 5 के या उन रिसोर्सेस को मुझे ग्रांट कराएगा। फिर इस 5 वाले आउटपुट को वहां पर हम जाकर प्रिंट करके दिखा पाएंगे। तो हम जब यूजर मोड से कर्नेल मोड में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिवाइसेस।
तो बेसिकली सिस्टम कॉल, तो ये जा कैसे रहे, इसी को हमारा सिस्टम कॉल बोलते हैं। तो सिस्टम कॉल हमारा एक तरीका है यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने का। सिस्टम कॉल इज अ वे टू शिफ्ट फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। बुक्स में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन ये है सिंपल सी, सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट आई, अब इन रिक्वायरमेंट्स को अगर मान लो, जैसे हमारे हमें क्या था, हमें आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, अब उस आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट मेरे फुलफिल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोर पार्ट क्या, कर्नल, यानी मुझे कर्नल के पास जाना पड़ेगा, यानी यूजर मोड से कर्नल मोड में जाना पड़ेगा। तो सिस्टम कॉल क्या करता है, ये यूजर मोड से कर्नल मोड में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना। तो सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर मोड एंड द ऑपरेटिंग interface between the user and the operating system. So there are basically number of system calls, like अगर हम फाइल से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स की बात करें तो फाइल में क्या होता है, एक ओपन होता है, रीड होता है। जैसे आपने जो है टर्बो सी में देखा होगा, इन सिस्टम कॉल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, है ना। अब उसकी जो फाइल्स है ना, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, इन फाइल्स को डायरेक्टली इंसर्ट करके आप डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को एक्सेस कर सकते थे। डिवाइस से रिलेटेड अगर हमारी सिस्टम कॉल्स क्या क्या है, रीड हो गई, राइट हो गए, रीपोजिशन हो गए, आईओसीटीएल होता है आईओ कंट्रोल, एफसीएनटीएल से होता है फाइल कंट्रोल हो गया। सिमिलरली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर मुझे कोई अपने सिस्टम कॉल्स को एक्सेस करना है, गेट पीआईडी, मतलब इससे क्या होगा, अगर गेट पीआईडी सिस्टम कॉल को एक्सेस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस की प्रोसेस आईडी मेरे पास आ जाएगी, उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। सिस्टम का अगर टाइम एक्सेस करना है तो गेट सिस्टम टाइम, या अगर डेट एक्सेस करना है तो गेट सिस्टम डेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम प्रोसेस से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स की अगर हम बात करें तो प्रोसेस में हमारा क्या क्या होता है, लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, एबॉर्ट होता है, फॉर्क होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वेट हो गया, सिग्नल हो गया, ये वेट और सिग्नल सेमाफोर में डिस्कस किए जाएंगे। सिमिलरली अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशंस में सॉकेट प्रोग्रामिंग में पाइप्स के थ्रू यूज करते हैं, क्रिएट डिलीट कनेक्शंस हो गए, है ना। तो ये सब हमारे सिस्टम कॉल्स के एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर्स के थ्रू यूजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें फाइल का करना है भाई, अगर मान लो आपको किसी फाइल में डेटा को अपडेट करना है तो फाइल आपकी कहाँ होती है, फाइल तो आपकी मेमोरी में है ना। मेमोरी आपकी क्या है, एक डिवाइस है। क्या क्या आप डिवाइस को ऑलरेडी मतलब ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मेमोरी तो आपकी डिवाइस हो गई, अब डेटा आपका मेमोरी में पड़ा है। आपको मान लो हमारे मेमोरी में डेटा 3 लिखा हुआ था, हमें इस 3 को 4 करना है, डेटा मुझे अपडेट करना है। तो अब ये डेटा तो मेरा मेमोरी में पड़ा हुआ, मेमोरी मेरी डिवाइस है, अब हम डिवाइस को डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं। तो यूजर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम